A very good morning to all of you dear students. In this video I am giving you some wrong sentences. They are mixed type sentences. You have to correct them. So the first sentence you have to look at, kindly tell me where can I meet him. So this sentence is not a simple sentence. This is a complex sentence, and in complex sentence, a complex sentence consists of two clauses. There is a principal clause and another is subordinate clause. So in this sentence there is a principal clause, kindly tell me, and the subordinate clause, where can I meet him. Kindly tell me, प्लीज़ मुझे बताइए, वेयर कैन आई मीट हिम, कि मेरी उनसे मुलाकात कहाँ हो सकती है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, अगर वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर कैन आई मीट हिम, तो ये तो एक क्वेश्चन है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब आपको केवल क्वेश्चन पूछना हो तब आप कहते हैं वेयर कैन आई मीट हिम, मेरी उनसे मुलाकात कहाँ हो सकती है। लेकिन जब वो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, किसी सेंटेंस में वो एक क्लॉज का काम करता है, तब वो क्लॉज जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लॉज में जो वेयर है वो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जब कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर आई कैन। तो काइंडली टेल मी वेयर आई कैन मीट हिम, कृपया मुझे बताइए कि मेरी उनसे मुलाकात कहाँ हो सकती है। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि क्वेश्चन मार्क लगेगा सेंटेंस में, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज, कि वेदर द प्रिंसिपल क्लॉज इज असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कि ये आप देखिए, काइंडली टेल मी जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कृपया मुझे बताइए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, काइंडली टेल मी वेयर आई कैन मीट हिम, फुल स्टॉप। ओके, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। लेट्स फाइंड आउट द सेकेंड सेंटेंस। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई डिड सुधीर फेल इन हिंदी। आई कांट, देखिए ये भी सेम सेंटेंस है, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ भी देखिए दो क्लॉजेस हैं, आई कांट अंडरस्टैंड यानी कि मैं समझ नहीं सकता या मुझे समझ में नहीं आता। व्हाई डिड सुधीर फेल हिंदी, कि सुधीर हिंदी में क्यों फेल हुआ। तो यहाँ भी देखिए दो क्लॉजेस हैं, आई कांट अंडरस्टैंड ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जैसे कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज ये था और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज था। तो आई कांट अंडरस्टैंड ये कौन सा क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। व्हाई डिड सुधीर फेल इन हिंदी, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर व्हाई क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, क्यों, क्या समझ में नहीं आता कि क्यों सुधीर हिंदी में फेल हुआ। तो क्यों सुधीर हिंदी में फेल हुआ, वाई। अब वाई के बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो सुधीर को पहले हम क्या लिखेंगे, तो सुधीर पहले आ जाएगा। अब हम देखेंगे, कहेंगे आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई सुधीर डिड फेल। तो डिड फेल लिखने की क्या जरूरत है, तब तक ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट सेंटेंस में जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तब हम उसमें डिड का यूज़ करते हैं, और अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव ही है, अफर्मेटिव ही है, तो डिड की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए ये डिड को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब जब डिड हटेगा तो आप जानते हैं कि जब डिड हट जाएगा तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब कौन है, फेल। फेल की पास्ट फॉर्म हो जाएगी, और फेल की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल। क्या हो जाएगी, फेल। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई सुधीर फेल्ड इन हिंदी। इसको हम फिर से लिख देते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई सुधीर फेल्ड इन हिंदी।
अब देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए आई कांट अंडरस्टैंड ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस करेक्ट क्या हुआ, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई सुधीर फेल्ड इन हिंदी। नाउ द थर्ड सेंटेंस, माई सन कैन स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 7। So what's wrong in it? My son can speak English when he was only 7, यानी कि जब मेरा बेटा केवल 7 साल का था। तो जब मेरा बेटा केवल 7 साल का था तो वो इंग्लिश बोल सकता था। जाहिर सी बात है, ये पास्ट इवेंट की बात है, ये दोनों ही। और ये रूल होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा, और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ देखिए व्हेन ही वाज ओनली 7, अब यहाँ पर ये तो ये सही है कि जब वो 7 साल का था, ये तो पास्ट टेंस सही है। लेकिन जो मेन क्लॉज है इसमें आपने लगा रखा है कैन, माई सन कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये कैन तो प्रेजेंट टेंस में आता है और हमें इसका चाहिए पास्ट टेंस, तो कैन का पास्ट होता है कुड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, माई सन, यहाँ पे कैन की जगह पे क्या लिखेंगे, कुड। माई सन कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 7, यानी कि मेरा बेटा इंग्लिश बोल सकता था जब वो मात्र कितने साल का था, 7 इयर्स का था। तो यहाँ पर रॉन्ग क्या है, कैन नहीं, यहाँ पे कैन की जगह पर कुड होना चाहिए था। ओके, अब हम फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं, माई एल्डर ब्रदर प्रिवेंटेड मी टू प्ले कार्ड्स। अब देखिए कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर इन्फिनेटिव न यूज़ होकर के जेरांड फॉर्म का यूज़ करते हैं और जेरांड फॉर्म के पहले एक प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो मेरे एल्डर ब्रदर ने प्रिवेंट किया, किया मतलब मुझे रोका, मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझे रोका क्या करने से, टू प्ले कार्ड्स खेलने से, ताश के पत्ते खेलने से मेरे बड़े भाई ने मुझे रोका। तो यहाँ पर क्या रॉन्ग है, तो इसमें रूल ये है कि अगर प्रिवेंट वर्ब है तो प्रिवेंट के बाद में प्रपोजिशन हमेशा फ्रॉम आता है, और फ्रॉम के बाद में जो वर्ब है वो जेरांड फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर ये जो टू है, टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम। टू की जगह पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम। और प्ले की जगह पे हम इसकी जेरांड फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेइंग। तो माई एल्डर ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। तो टू की जगह पे हमने क्या लिखा, फ्रॉम लिखा, और प्ले की जगह पे क्या लिखा, प्लेइंग लिखा। तो माई एल्डर ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो ये 4 सेंटेंस हो गए। नाउ वी कम टू 5th सेंटेंस, माई मदर इज टू बेटर टुडे। मेरी मदर आज बहुत ज़्यादा बेहतर है, यानी कि पहले उनकी तबीयत खराब थी और अब वो काफ़ी बेहतर हैं। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब टू का यूज़ हुआ है, एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट द एडवर्ब टू इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस, मीन्स विच इज़ नॉट गुड। जैसे आपने कहा इट इज़ टू हॉट, यानी कि बहुत गर्मी है, तो टू का यूज़ वहाँ के लिए होता है जो चीज़ डिज़ायरेबल नहीं है। मतलब कोई चीज़ बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तब आप कहेंगे टू। जैसे अब अगर हम कहें द टी इज़ टू हॉट, तो टू हॉट का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म है कि ये पी नहीं जा रही, इसको मैं पी नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब कोई चीज़ ख़राब सेंस में होती है तो वहाँ पर आप टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब आप कह रहे हैं मेरी मदर आज उनकी हालत अच्छी है, आज उनकी कंडीशन बेटर है, तो टू तो नेगेटिव सेंस में होता है। तो क्या आप ये इस बात से दुखी हैं कि आपकी मदर अच्छी हैं? ये बात तो नहीं होनी चाहिए कि आपको ये कहना पड़े कि माई मदर इज़ टू बेटर टुडे, तो ये टू तो नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, मतलब आप उससे खुश नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर टू कहना गलत होगा। टू की जगह पर हम यहाँ पर दूसरा एडवर्ब यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे? माई मदर इज़ मच बेटर। माई मदर इज़ मच बेटर टुडे, मेरी मदर आज पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर टू कहना जो है वो रॉन्ग होगा।
ओके, नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज प्लेइंग इन द गार्डन अ स्नेक बिट मी। अब देखिए यहाँ पर क्या रॉन्ग है। प्लेइंग इन द गार्डन इससे मतलब होता है कि गार्डन में खेलते हुए। अब गार्डन में खेलते हुए ये क्या है, प्लेइंग, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज अगर हुआ हो और उसके बाद में जो नाउन आता है तो ये क्लियर होता है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो एक्शन है वो उस नाउन के द्वारा ही किया गया है। जैसे प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में खेलते हुए एक सांप ने, गार्डन में खेलते हुए एक सांप ने मुझे बिट किया, मतलब मुझे काट लिया। तो अब समझने वाली बात है कि गार्डन में खेलते हुए एक सांप ने, तो गार्डन में क्या सांप खेल रहा था? गार्डन में क्या सांप खेल रहा था? कौन खेल रहा था? एक्चुअली खेल कौन रहा था? मी, यानी कि मैं। गार्डन में मैं खेल रहा था और उस समय मुझे एक सांप ने काट लिया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्नेक गार्डन में खेल रहा था और उसने मुझे काट लिया। तो ये सेंटेंस बहुत ही एब्सर्ड लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है देखने में। क्यों? क्योंकि गार्डन में खेल मैं रहा था, ना कि स्नेक। और इसमें प्लेइंग के बाद क्या आया है? स्नेक आया है। इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है। तो इसको सही करने का तरीका क्या होता है? या तो आप लिखिए ऐसे, व्हाइल आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन अ स्नेक बिट मी, या तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, या इसका बेटर कहेंगे कि ये जो प्लेइंग इन द गार्डन के बाद जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है, उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर दें। तो आई स्नेक बिट मी की जगह पर आप क्या लिख दीजिए? इस पूरे पार्ट को हटा करके आप लिख दीजिए मी है, तो ये हो जाएगा आई वॉज, बिट की थर्ड फॉर्म बिटन, आई वॉज बिटन बाय स्नेक। तो अब देखिए क्लियर हो जाएगा, प्लेइंग इन द गार्डन आई वॉज बिटन बाय ए स्नेक, यानी कि गार्डन में खेलते हुए मुझे काटा गया, किसके द्वारा? अ स्नेक के द्वारा। तो प्लेइंग इन द गार्डन आई वॉज बिटन बाय अ स्नेक। नाउ सेकंड सेंटेंस देखिए, राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड इट। अब राइटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पत्र लिखते हुए, लेटर लिखते हुए ही पोस्टेड इट। तो ये बताइए, क्या वो लेटर लिखते लिखते क्या वो पोस्ट कर देगा क्या? पहले वो लेटर को लिखेगा, फिनिश करेगा, तब वो उसे पोस्ट करेगा। मतलब पहले वो अब फर्स्ट एक्शन को पूरी तरह कंप्लीट कर लेगा, देन वो सेकंड एक्शन को स्टार्ट करेगा। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहाँ होता है जहाँ पर दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हों। जैसे आप कहते हैं हियरिंग अ नॉइज आई वोक अप, शोर सुनते ही मैं जाग गया, यानी कि शोर सुनना और मेरा जागना एक साथ हुआ। लेकिन यहाँ पर लेटर लिखना और पोस्ट करना साथ साथ नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना यहाँ पर गलत है। और ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले सिंथेसिस में कि अगर एक एक्शन पूरा हो जाए फिर दूसरा एक्शन शुरू हो, या दो एक्शन के बीच में कोई टाइम गैप हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल न लगा करके परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो राइटिंग की जगह पर क्या हो जाएगा? हैविंग, और थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन। तो हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, यानी कि लेटर लिखने के बाद उसने उसे पोस्ट किया। ठीक है बेटा, ये 7 सेंटेंस हो गए। अब हम 8th सेंटेंस पे आते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये एग्जाम में बहुत आता है। सेंटेंस है वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। अब देखिए यहाँ पर कंजंक्शन यूज हुआ है लेस्ट। अब ये लेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे लेस्ट को अगर हिंदी में समझे तो इसका मतलब हुआ कहीं ऐसा न हो जाए। तो वॉक स्लोली मीन्स धीमे धीमे चलो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम गिर पड़ो, लेस्ट यू मे नॉट फॉल कि कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम गिर पड़ो। तो अब देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा कि लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा न हो जाए। अब कहीं ऐसा न हो जाए ये कंजंक्शन है, और इसमें ना जो है वो छुपा हुआ है। ना मतलब निगेटिव जो सेंस है वो पहले से ही छुपा हुआ है, नॉट पहले से ही छुपा हुआ है। तो सबसे पहला रूल क्या हुआ कि अगर लेस्ट लगा हुआ है तो उसके बाद में नॉट नहीं आएगा।
ये तो पहला रूल हो गया। तो नॉट तो पहले ही यहाँ पे गलत हो गया कि लेस्ट लगा है, नॉट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि अगर लेस्ट लगा है तो लेस्ट के बाद जो क्लॉज आया है उस क्लॉज में जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, या ये कहें जो हम मॉडल्स का यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे, वो मॉडल वर्ब हमेशा क्या रहता है, शुड रहता है। क्या रहता है, शुड रहता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मे। तो मे नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए शुड। तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, ये सेंटेंस क्या बनेगा, इसको हम फिर से करेक्ट करके लिख देते हैं, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। मतलब इसका क्या सेंस बना कि धीमे धीमे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। तो बेटा ये 8 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉपी में लिखिए और इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं आप करिए। और बाकी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।